हेलो, मैं कृष्णलाल रेड्डी, सहाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भिंड। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 के अंतर्गत समाजशास्त्र प्रथम प्रश्नोत्तर में जो एक सिद्धांत है कार्ल मार्क्स द्वारा रचित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था उसकी क्या खास बात थी, यानी कि उसकी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिसके संदर्भ में उन्होंने जिक्र किया था, और उसके सिद्धांत की जो तुलना है हीगल के द्वारा द्वंद्ववाद की जो विचारधारा थी उससे भी की गई। और उसके पश्चात ही हम ये जान पाए कि समाज में जो द्वंद्व होता है उसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं और वो स्थिति किस प्रक्रिया से गुजरती है और क्या स्थिति समाज में उत्पन्न होती है। तो इस सिद्धांत को लेकर के फिर भी कई समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। तो आज हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो आलोचना है, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ द डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो मार्क्स का जो द्वंद्ववाद वो हीगल की तुलना में अधिक व्यवहारिक प्रतीत होता है, फिर भी इसमें अनेक कमियां देखने को मिलती है। तो वो कमियां ही कई बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि वो कौन सी कमियां थी या उसकी क्या 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 शब्दों में या क्या कह के आलोचना हुई, तो उसको हम यहाँ एक एक करके यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहली जो आलोचना हुई इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की वो ये थी कि आत्मा की उपेक्षा। तो मार्क्स ने अपने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आत्मा की उपेक्षा की, जो कि अनुपयुक्त है, क्योंकि हमें पदार्थ हमें दृष्टिगोचर होते हैं, यानी दिखाई देता है, लेकिन आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है। फिर भी व्यक्ति पर आत्मा की जो सत्ता है का प्रभाव हम व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर देख सकते हैं। ये स्वयं सिद्ध है कि आत्मा की जो अनुभूति इंद्रिय ज्ञान से भी कहीं अधिक प्रबल होती है। तो कहने का तात्पर्य इन्होंने पदार्थ को महत्व दिया था, तो उसकी ये कह के आलोचना हुई कि इन्होंने आत्मा की उपेक्षा की। दूसरी जो आलोचना हुई वो ये कह के हुई कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट है। अब अस्पष्ट है ये कह के आलोचना हुई, तो इसके संदर्भ में कहना था आलोचकों का कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपने आप में नितांत अस्पष्ट भी है और दार्शनिक मान्यता है वो बहुत होती है, क्योंकि मार्क्स ने इसका पूर्ण और आवश्यक विवेचन कहीं भी नहीं किया। तो इस संबंध में एक वेपर नामक जो आलोचक हुए उन्होंने कहा था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो धारणा है वो अत्यंत ही गूढ़ है और अस्पष्ट है। यद्यपि कार्ल मार्क्स और एंजल्स के समस्त लेखन का जो ये आधार है, लेकिन इसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। तो लेनिन का भी इस संबंध मत था कि कार्ल मार्क्स के जो भौतिक द्वंद्ववाद को हीगल के जो आदर्शवाद का जो अध्ययन किए बिना ही नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार के इसके द्वंद्व आत्म सिद्धांत को अस्पष्टता की बात कही। तीसरी आलोचना ये कह के हुई असंगतिपूर्ण धारणा, कि मार्क्स की द्वंद्ववादी धारणा असंगतिपूर्ण है। एक स्थान पर तो मार्क्स ये कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जागृत करने के लिए भी उसके द्वारा जिस प्रकार से उद्बोधन दिया गया उसमें भी यह स्पष्ट होता है कि उसे मानवीय चेतना और क्षमता में विश्वास है, लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके द्वारा जो वाद प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर इन्होंने जो मानवीय इतिहास के भविष्यकाल के विकास के बारे में जो निर्धारित कर दिया था, यह असंगति यह है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का अगर निर्माण करने वाला है तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार तो अभी तक नहीं हो पाया जो भविष्य में मानव मस्तिष्क की समस्त गति को निर्धारित कर सके। तो इसलिए भी ये जो धारणा थी कि वाद फिर प्रतिवाद फिर संवाद, तो इस तरह की जो पद्धति की संवाद की प्रक्रिया इसको असंगतिपूर्ण बताया गया। चौथी आलोचना ये करके हुई कि यह अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है, कि मार्क्स की विचारधारा अत्यधिक भौतिकवादी है। इनका मत था कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है, कि मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही
मानसिक संतुष्टि की आधारशिला, ऐसा इनका कहना है। तो मानव जीवन का सर्वोत्तम जो लक्ष्य है, मार्क्स का यह मूल्यांकन भी संकुचित और त्रुटिपूर्ण है। ऐसा कह कर के आपने मानव की चेतना शक्ति को नकारा है। तो पदार्थ में स्वयं तो कोई गति होती नहीं, वे तो चेतना शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। तो मार्क्स जिस सर्वहारा वर्ग की क्रांति का जो पोषक है, उसका आधार भी श्रमिक वर्ग में उत्पन्न चेतना ही है, जो उनमें पूंजीवाद के विरुद्ध भावना पैदा करती है। तो इस तरह से ये अत्यंत जो भौतिकवादी दर्शन इसने अपने सिद्धांत बताया है, यह भी एक आलोचना के कारण बना। नंबर 5, दोषपूर्ण पद्धति, यानी कि इसकी जो मेथड है, इसका जो अध्ययन करने की स्टडी है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमियाँ देखी जा सकती हैं। क्योंकि इन्होंने जो अध्ययन करने का जो पद्धति बताई, वो उसमें दोषपूर्ण इसलिए बताया गया, उसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाएँ जो बताई है वो काल्पनिक है और दोषपूर्ण है। तो इतिहास एक अविरल धारा है जिसमें कोई भी अंतिम अवस्था नहीं होती है। इस तरह से 5वीं आलोचना ये कह के हुई। नंबर 6 आलोचना हुई है मार्क्स के सिद्धांत की, वह थी कि ये जो पद्धति है वो खतरनाक है, कि कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक भी है। आप मानव को बाह्य शक्तियों अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास बताते हैं और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं। यदि हम मार्क्स के इन विचार को ग्रहण करें तो इसका अर्थ होगा कि मानवीय दर्शन और विचार में नए समाज की कल्पना का कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार मार्क्स हमें एक प्रकार के भाग्यवाद से निकाल करके दूसरे प्रकार के भाग्यवाद की ओर ले जाता है। तो इस तरह से ये इस पद्धति को भी खतरनाक बताया गया आलोचकों ने। इसी प्रकार 7वीं आलोचना हुई ये कह के हुई कि मानवीय इतिहास केवल उत्थान की कहानी नहीं है। तो द्वंद्वात्मक की एक त्रुटि ये कह के भी हुई, ये इतिहास को सदैव उन्नति की ओर बढ़ने वाला मानता है, जबकि मानवीय जो इतिहास है उत्थान और पतन दोनों की ही कहानी बयां करता है। नंबर 8वीं आलोचना ये कहती हुई कि अनुपयुक्त उदाहरण अर्थात भौतिकवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत द्वंद्ववाद को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स द्वारा जो उदाहरण दिए गए हैं वो भी उपयुक्त नहीं है। जैसे इन्होंने बर्फ़ को पानी का विरोधी बताया, जो कि उचित नहीं है। तो ये परस्पर विरोधी नहीं है, अतः एक ही वस्तु के दो अवस्थाएं हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो उदाहरण पेश किए वो भी कहीं दृष्टिकोण से अनुपयुक्त है। इस प्रकार से 8 आलोचना इनके सिद्धांत को लेकर के की गई। और अंत फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ महत्व है, कुछ उपयोगिता है, कुछ उद्देश्य हैं जो हमें इसको यहाँ शामिल करना या उसका चर्चा करना आवश्यक है। तो वो कौन से तत्व, कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको लेकर के कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो इसका जो पहली उपयोगिता या उद्देश्य है, वो महत्व जो सिद्धांत का है वो ये है, इन्होंने पूंजीवाद का अंत एवं समाजवाद की स्थापना का इन्होंने उद्देश्य लेकर के कार्य किया। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक जो है वो विकासवाद के आधार पर यह सिद्ध करना चाहते थे कि पूंजीवादी समाज का विनाश अनिवार्य है, क्योंकि इनके विरोध के जो बीज हैं इसके अंतर ही अंतर्निहित है। तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद ये मानता है कि समाज गतिशील है, परिवर्तनशील है और पुरातन का विनाश और नवीन का उद्भव ही विकास का नियम है। इसलिए पूंजीवाद निजी संपत्ति, शोषण, जमींदारों के अधीन किसानों की परतंत्रता, पूंजीपतियों के अधीन जो श्रमिकों की पराधीनता भी चिरस्थायी नहीं हो सकती। एक न एक दिन तो पूंजीवाद व्यवस्था का स्थान जो है समाजवादी व्यवस्था अवश्य ले लेगी। तो ये उद्देश्य, ये महत्व इसके सिद्धांत का बताया गया। दूसरा, मजदूर क्रांति का आह्वान एवं औचित्य। द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर ही मार्क्स ने मजदूर क्रांति और समाजवादी क्रांति को आवश्यक और उचित ठहराया। यदि परिवर्तन के नियमों के अनुसार समाजवाद तो आना ही है, किंतु क्रांति के द्वारा उसे शीघ्र लाया जा सकता है। तीसरा महत्व है परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक हमें विश्व में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हमें यह परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों और उसमें पारस्परिक संबंधों के कारणों को भी यह बताता है। ये हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता है कि संसार में किसी भी घटना का पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि सभी घटनाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अर्थात अंतर्निर्भर है। इसलिए इतिहास या समाज व्यवस्था का जो अध्ययन है, इससे रिलेटेड घटनाओं से एक दूसरे के और पारस्परिक निर्भरता के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार
चौथा जो महत्व बताया गया वह है वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही मार्क्स ने समाज में पाए जाने वाले जो दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, दोनों के बीच संघर्ष को अनिवार्य माना। दोनों के हित अलग अलग हैं और अपने हितों के लिए दोनों में संघर्ष देखा जाता है। यही द्वंद्वात्मक नियम है, ये बात उन्होंने बताई। और नंबर 5वां जो महत्व हुआ है कि ये पूंजीपतियों के लिए चेतावनी सूचक है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी जो प्रसिद्ध कृति थी दास कैपिटल में भी लिखा कि हीगल के समय द्वंद्वात्मक अपने रहस्यात्मक स्वरूप में एक फैशन की तरह प्रत्येक चीज़ पर लागू कर दिया गया, किंतु अपने तार्किक स्वरूप में वह पूंजीपति और अपने समर्थकों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करने लगा है। क्योंकि द्वंद्वात्मक की सहायता से जहाँ एक और विद्यमान सभी चीज़ों के विषय में प्रत्यक्ष बोध संभव हुआ है, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि वस्तु का एक विरोधी तत्व होता है जो कि एक स्तर पर जाके अनिवार्य रूप से विस्फोटित होता है। और ये द्वंद्वात्मक पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी स्वरूप इसलिए है कि ये एक सत्य को प्रकट करता है कि उसका अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रत्येक वस्तु को एक न एक दिन परिवर्तन के बहाव में गुजरना होता है। तो ये सारी बातें इन्होंने अपने महत्व उपयुक्तता के दृष्टिकोण से इसके सिद्धांत को भी सराहा गया था। थैंक यू, धन्यवाद।